हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वेल्दीफाइड चैनल पर। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी की स्टडी करने जा रहे हैं जिसके पास एक टाइटल है वर्ल्ड की फास्टेस्ट और सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी होने का, जिसके पास 1.5 लाख एम्प्लॉयज हैं, जो अभी करंटली प्रेजेंट है 119 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में, और जो रोज, ध्यान रखेगा, रोज 7 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है, जिसका रेवेन्यू 2023 का रहा है $25 बिलियन का, और जिसके टोटल एसेट्स हैं $56 बिलियन के। दोस्तों, इस कंपनी का, इस महान कंपनी का नाम है मैकडोनल्ड्स। हम लोगों ने डेफिनेटली मैकडोनल्ड्स को देखा होगा और कईयों ने खाया भी होगा। मैकडोनल्ड्स हाईवे पे जाते हुए लोगों को भी खिलाती है, लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करने में भी हेल्प करती है, और साथ के साथ लोगों का टाइम भी बचाती है। तो दोस्तों, आज इस कंपनी की केस स्टडी चालू करते हैं, बने रहेगा इस वीडियो के साथ अंत तक। तो इस महान कंपनी को चालू किया था दो अमेरिकी नौजवानों ने सन 1940 में। हाँ जी, ये आज की कंपनी नहीं है, ये सन 1940 में ये कंपनी चालू हुई थी। दो सगे भाइयों ने करी थी, अमेरिकी जो थे, जिनका नाम था रिचर्ड जेम्स मैकडोनल्ड्स और मॉरिस जेम्स मैकडोनल्ड्स। इन दोनों भाइयों ने चालू करी थी इस कंपनी को कैलिफोर्निया यूएसए में। इन दोनों भाइयों ने इस कंपनी में, इसके मेन्यू में वैरायटी रखी थी अपने अपने फूड्स में। लेकिन शुरुआती दौर में, एकदम शुरुआती दौर में ये कंपनी बहुत कुछ खास अपना रिजल्ट नहीं दे पाई थी। इन दोनों भाइयों ने कस्टमर्स की नीड को समझते हुए, कस्टमर्स के माइंडसेट को समझते हुए, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने वैरायटी की जगह कुछ लिस्ट करे अपने प्रोडक्ट्स, अपने फूड्स, जिन पे उन्होंने टारगेट रखा। उन टारगेट करके, उन 4 से 6 प्रोडक्ट्स को टारगेट करके सिर्फ वही अब वो सेल कर रहे थे। इन्होंने बाकी के प्रोडक्ट्स को हटा दिया अपने मेन्यू से, और ये करते ही इनका टेस्ट जो बेटर हुआ, कस्टमर्स का फुटफॉल इनके पास बढ़ता ही रहा दिन पर दिन, और ये छा गए पूरे शहर में। दोस्तों, इस कंपनी ने और क्या ध्यान दिया है, इन्होंने अपने हैमबर्गर्स को, जिसके लिए ये मोस्ट फेमस थे और लोगों का ये विश्वास था कि ये बेस्ट हैमबर्गर्स बेचते हैं, लोगों ने ये 15 सेंट्स में एक हैमबर्गर खरीदते थे। इन्होंने अपने एक हैमबर्गर का प्राइस 15 सेंट रखा। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, उस सिस्टम के बारे में भी आगे बताने वाला हूं, जिसने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी इनके अर्निंग्स में। दोस्तों, इन्होंने लेस टाइम में और सस्ते भाव में और टेस्ट में सब में छा गए, इसलिए कस्टमर्स की फुटफॉल इतना ज्यादा बढ़ा रहा इनके पास। इन्होंने एक 1948 में एक सिस्टम चालू किया, अपना खुद का बनाया, जिसको इन्होंने नाम भी दिया आगे जाके स्पीडी सर्विस सिस्टम। इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, इनके दो भाइयों ने एक पार्क में जाके अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ एक पार्क में ऐसा एक आर्किटेक्चर सेटअप किया, लोग अपने स्टाफ को ऐसा ट्रेन किया कि इनको जल्दी से जल्दी लोगों तक उनका फूड पहुंचाना है, जिससे कि इनकी प्रैक्टिस कराई गई और इन्होंने अपने आप को बेटर किया इनके एम्प्लॉयज ने। और रिजल्ट में यही आया कि जो टाइम ये पहले जितना दे ले रहे थे इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने में, वही अब बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर्स बहुत खुश रहे। आगे जाकर इस कंपनी ने इसको नाम दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम। साथ के साथ ये कंपनी आगे जाकर 1953 में इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल को भी बढ़ाया। फ्रेंचाइजी मॉडल बढ़ाते ही कुछ समय बाद एक बंदा जिसका नाम है रे क्रॉक, याद रखिएगा इस बंदे का नाम, आगे जाकर ये हमारी स्टोरी में मेन हीरो बनने वाला है। पहले हम बात करते हैं रे क्रॉक कौन है। रे क्रॉक एक बंदा है जिसका अपना खुद का धंधा था। क्या था? मिल्क शेक की मशीन को सेल करने का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी मिल्क शेक की मशीन कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब इसने अपनी सेल्स को नोटिस किया, तो सेल्स में नोटिस करते ही इसको देखा इसने कि एक रेस्टोरेंट ने 6 मिल्क शेक की मशीन को परचेज किया है। इसने वहां जाने का विजिट किया, और जब ये कैलिफोर्निया में विजिट हुआ, इसने वो भीड़ देखी जिसको ये अट्रैक्ट हो गया, जिससे इसने आज तक इतने छोटे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। ये अट्रैक्ट हुआ, गया, वहां का खाना खाया, लेकिन खाना खाने से पहले वहां के एक छोटे बच्चे से उसने पूछा आखिर क्या है इस बर्गर के रेस्टोरेंट में इतने छोटे से, जो यहाँ पे इतनी भीड़ है। बच्चे ने बताया यहाँ मिलते हैं वर्ल्ड के बेस्ट हैमबर्गर्स। बच्चे का यही था। तो इनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई, इनका टेस्ट डेवलप हुआ, इनका टाइम अच्छा, इन्होंने कम लगाया, इनका पैसा सस्ता हुआ, इसलिए इन्होंने अपने कस्टमर्स को समझा, इंटरेस्ट दिखाया रे क्रॉक ने, समझा इन्होंने। रे क्रॉक ने डायरेक्टली बात करी इनके ओनर से, और पूरा उसने समझा क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या कर रहा है मैकडोनल्ड आजकल।
दोस्तों रे क्रॉक था तो बड़ा एक शाना बंदा जो एंटर तो हुआ था इस कंपनी में फ्रेंचाइजी एजेंट के तौर पर, लेकिन आगे जाके ये बना इस कंपनी का ही मालिक पूरा। जब रे क्रॉक ने जाना सब कुछ ये क्या मॉडल है, इसने तय किया कि ये बनेगा इसका फ्रेंचाइजी एजेंट और इस कंपनी की बढ़ाएगा रीच को यहां से यहां। इसने डिसाइड किया और इसने किया भी। इसने यूएस में बहुत अच्छी पकड़ बनाने में हेल्प करी। इसने कई सेल करी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज लोगों को, और इसने एक ऐसा सिस्टम चालू किया था जिसमें ये लैंड को परचेज करके फ्रेंचाइजर्स को देता था। जो फ्रेंचाइजी लेने आते थे उनको ये लैंड देता था, जिसके साथ इसी चीज पे काम करते करते ये मैकडॉनल्ड बनी एक रियल एस्टेट कंपनी भी। आज जितनी भी रेस्टोरेंट है आप देखते हैं, ये मैकडॉनल्ड का 70% ओनरशिप ये ओन करते हैं, लैंड का, बिल्डिंग का, ठीक। और 45% इन्होंने लीज पे दे रखी है, जिसके साथ 119 कंट्री से भी ज्यादा में इनकी 70% की ओनरशिप है इनकी बिल्डिंग्स पर, और 45% से भी ज्यादा इन्होंने दे रखी है लीज पर, जिसके साथ ये बनती है एक रियल एस्टेट कंपनी भी। दोस्तों ऐसे ही करते करते मैकडोनल्ड एक बहुत ही नामी ब्रांड बन चुका था पूरे अमेरिका में। यहाँ इन्होंने कई लैंड्स अपनी परचेज कर रखी थी और अपना एक बहुत ही अच्छा मार्केट में नाम बना रखा था। इन्होंने अपने कई एम्प्लॉयज बढ़ाए, काफी अच्छा आर्किटेक्चर रखा, काफी अच्छा एम्बियंस रखा, एक अच्छी फैमिली प्लेस बनाई, और साथ के साथ इसने कई सारी इनकम सोर्सेस भी बढ़ा दी मैकडोनल्ड्स के लिए। क्या वो थी? रेंट और रॉयल्टी, फीस पेड बाय फ्रेंचाइजीज और सेल्स कंपनी की। कई तरीके से अब आने लग गई थी मैकडोनल्ड को इनकम्स, और काफी मोटी मोटी भी। मैकडोनल्ड अपनी हाइट पकड़ रहा था, मैकडोनल्ड का ये एक बूम पीरियड था। लेकिन किया तो मानते हैं कि रे क्रॉक ने काफी कुछ किया मैकडोनल्ड का, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीछे उसका खुद का भी स्वार्थ था। वो क्या था? उसने बाद में जाकर इक्विटी परचेज करने लग गई, यानी हिस्सेदारी परचेज कर ली मैकडोनल्ड्स की, जो कि कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जो दोनों भाइयों की थी उसकी भी उसने हिस्सेदारी परचेज करने लग गया, जिससे कि उसका जो स्टेक था इस कंपनी के ऊपर, इसकी जो पावर थी और उसके लीगल राइट्स थे, वो रे क्रॉक के बढ़ गए। इसने कई दगा किया, काफी ब्लैकमेल किया। अगर आपको जानना है ये इन डेप्थ में, तो एक मूवी है द फाउंडर्स करके, जो कि बनाई गई है पूरी मैकडोनल्ड्स की ऊपर, कैसे बना मैकडोनल्ड इतना बड़ा एम्पायर। आप वो भी देख सकते हैं डेफिनेटली, और बहुत अच्छी मूवी है जो मैंने खुद ने भी देखी है, और जिसने हेल्प करी इस केस स्टडी को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों फिर मैकडोनल्ड के मालिक अब बन चुके थे रे क्रॉक, और इन्होंने कुछ पैसे देकर इन दोनों भाइयों को कंप्लीटली इस कंपनी से बाहर कर दी और पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। रे क्रॉक अब कंप्लीटली अब इस कंपनी के मालिक बन चुके थे, और अब यही रन कर रहे थे इस कंपनी को, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होकर इस कंपनी को। इसने अपना स्टाफ बढ़ाया, इन्होंने अपने एम्बियंस अच्छे करे, और मैकडोनल्ड के नाम से ही इस कंपनी को आगे भी जाके रन करने लगे। दोस्तों बाद में जाके रे क्रॉक बने इस कंपनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट, और रे क्रॉक लेकिन कई साल इस कंपनी को रन करने के बाद और कंपनी को कई हाइट्स तक पहुंचाने के बाद 1984 में रे क्रॉक की डेथ हो गई। उसके बाद ये कंपनी दूसरों के हाथ में आती गई, और आज ये कंपनी अपनी बुलंदियों पर है। जो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इनके पास अराउंड 42,000 रेस्टोरेंट्स हैं, $56 बिलियन की इनकी टोटल एसेट्स है, और $25 बिलियन का इनका 2023 में रेवेन्यू रहा। 1.5 लाख एम्प्लॉयज को ये मैनेज करते हैं, जिनको ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और साथ के साथ रोज 7 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। ये महान कंपनी है इस विश्व की। तो कैसी लगी आपको ये केस स्टडी? हमारी पहली केस स्टडी की गई है इस चैनल पर। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो एक और नई केस स्टडी मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द, एक भारतीय बंदे पे, कैसे उसने पूरा एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया बिना कोई बड़े सोर्सेस के, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ बिजनेस सेंस और बिजनेस करने के रिस्क कैपेबिलिटी के साथ लेके। तो बस करते हैं इस वीडियो को एंड। अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नए वीडियो, किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।